नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मनीष और आप देख रहे हैं अपना फेवरेट यूट्यूब चैनल अंग्रेजी वाला मास्टर। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस के बारे में। देखिए, इससे पहले हम सिंपल फ्यूचर कर चुके हैं। अगर अब तक आपने वो वीडियो नहीं देखी तो रिक्वेस्ट आपसे कि आप पहले वो वीडियो देखिएगा, ताकि उसके अंदर जो मैंने कंसेप्ट बताया वो कंसेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा, तो उसकी हमें यहाँ पे बहुत ज्यादा हेल्प मिलेगी। ठीक है, तो आप देखिए आगे जैसा कि मैंने यहाँ पे लिखा है, to express an action that will be going on at some time in the future। यानी कि ये हमें क्या बताता है? ये बताता है कि एक ऐसा एक्शन जो कि चल रहा होगा। कब चल रहा होगा? फ्यूचर के किसी टाइम में। क्या कह रहा है कि एक ऐसा एक्शन जो फ्यूचर के किसी टाइम में चल रहा होगा, उसको हम किसके अंदर बनाएंगे? फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस के अंदर। इतनी बात समझ आई? अब देखिए थोड़ा इसे समझते हैं कि क्या कह रहा है एक्चुअल में। देखिए, ये टाइमलाइन मैंने बनाई है। मान लीजिए कि आप अब यहां पे है। ठीक है, अब देखिए, मान लीजिए कि कोई एक्शन फ्यूचर में यहां पे स्टार्ट होगा और वो काम यहां तक चल रहा होगा, और उसकी उम्मीद है कि वो एक्शन हो सकता है कि यहां तक चले। बात समझे कि फ्यूचर में कोई एक्शन किसी टाइम पे स्टार्ट होगा और वो काम चलता चलता कुछ लंबे टाइम तक चलेगा। देखिए, यहां पे मैंने स्टॉपेज क्यों बनाया है कि इस वक्त यहां पे हम उस एक्शन के बारे में बात करेंगे। देखिए, क्या समझाना चाहता हूं मैं एक्चुअल में, कि ये क्या बता रहा था। इसे देखिए कि टू एक्सप्रेस एन एक्शन, एक ऐसे एक्शन को बताने के लिए, तो ये एक्शन चल रहा है। ठीक है, दैट विल बी गोइंग ऑन एट सम टाइम, जो इन द फ्यूचर, जो फ्यूचर में क्या है, किसी समय चल रहा होगा। अब हमें ये समझना है कि जो यहाँ पे यूज किया है ना, एट सम टाइम, ये क्या चीज है? एट सम टाइम, इसको समझना बहुत जरूरी है कि इसका मतलब क्या है। देखिए, मान लीजिए कि हम यहाँ पे बात कर रहे हैं कि कल, तो देखिए ये सारा फ्यूचर है, ये सारा कल है। ठीक है, कि कल इस वक्त, मैंने क्या बोला कि कल इस वक्त। अब जो आप इस वक्त देख रहे हैं, ये एक पर्टिकुलर टाइम दे दिया मैंने। बात समझ आ रही है कि कल, अब कल के अंदर देखिए आज के बाद वाला, अब से जो आने वाला एक पल है, वो भी हमारा क्या? फ्यूचर है। तो सब क्या? फ्यूचर है। लेकिन हम क्या फ्यूचर के अंदर भी एक पर्टिकुलर टाइम की बात कर रहे हैं। तो एक ऐसा एक्शन जो आने वाले समय में किसी पर्टिकुलर टाइम के अंदर जारी रहेगा, उसको बताने के लिए हम किसका यूज करते हैं? फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस का। यहां पे देखिए कि मैं कल इस वक्त टीवी देख रहा हूं, मैं कल इस वक्त टीवी देख रहा हूं। मान लीजिए कि अब बजे हैं 12, और कल इस वक्त यानी कि यहां पे क्या बजेंगे? 12। अब देखिए जरा सा 12 बजे ठीक टीवी देख रहा है, तो क्या इसने 12 बजे स्टार्ट किया क्या? मतलब टीवी देखने का जो काम है, यहां लिख देता हूं मैं थोड़ा ऊपर, कि जो टीवी देखने का जो काम है, जो इस वक्त यानी कि आज 12 बजे है, तो कल भी मैं 12 बजे ही करूंगा। तो क्या ये एग्जैक्ट 12 बजे स्टार्ट होगा क्या? ये 12 बजे से पहले शुरू हो चुका है ना। तो वही चीज मैंने बताई थी। मान लीजिए कि अब यहाँ पे क्या बजे है? 12। तो हो सकता है कि ये काम 11 बजे, 11:30, पौने 12, किसी भी समय, यानी कि जो एग्जैक्ट टाइम की बात कर रहे हैं, उससे पहले क्या कोई काम स्टार्ट हो चुका होगा। क्या बताया मैंने? जो एग्जैक्ट टाइम की हम बात करेंगे, उससे पहले क्या है, थोड़ा टाइम पहले कोई काम स्टार्ट हो चुका होगा, और उस एग्जैक्ट टाइम के बाद तक वो काम क्या है? चलेगा। अब मैंने बताया कि कल मैं इस वक्त यानी कि 12 बजे तक क्या है? टीवी देख रहा हूंगा। तो ऐसे है कि 12 बज के जैसे 1 मिनट हुई मैं टीवी बंद कर दूंगा। बात समझ आ रही है ना? मतलब हो सकता है कुछ टाइम तक वो एक्शन चलेगा। तो वही मैं बताना चाहता हूं कि एक्शन क्या होगा। देखिए, फ्यूचर के अंदर किसी टाइम में एक एक्शन स्टार्ट होगा, और जब हम उसके बारे में यहां पे हम बात कर रहे हैं तब वो एक्शन क्या चल रहा होगा, और कुछ समय तक जारी रहेगा। बस इतना सा कंसेप्ट समझना है। क्या बताया कि फ्यूचर के अंदर किसी समय कोई एक्शन स्टार्ट होगा, और जब हम किसी पर्टिकुलर टाइम के बारे में बात करेंगे, उस टाइम क्या वो एक्शन जारी रहेगा, और उसके बाद भी कुछ समय तक एक्शन क्या रहेगा? कंटिन्यू रहेगा। बस इस एक्शन को बताने के लिए हम किसका यूज करेंगे? फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का। इतनी बात समझ आई? देखिए, इसके अंदर हम हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे, जैसा कल मैंने बताया था आपको।
कि फ्यूचर जब कभी आ जाए, फ्यूचर आ जाए तो हमने क्या यूज करना है, विल और शैल यूज करना है, विल एंड शैल। और मेन वर्ब की अगर हम बात करें तो देखिए मेन वर्ब के अंदर मैंने आपको बताया कभी भी आपको कॉन्टिन्यूअस मिल जाए, क्या मिल जाए, कॉन्टिन्यूअस। तो कॉन्टिन्यूअस के अंदर हम हमेशा यूज करेंगे आईएनजी फॉर्म, ठीक है। अब देखिए हमने कल सीखा था कि कोई भी मॉडल हो तो मॉडल के साथ हमेशा क्या आएगी, V1। और देखिए मैंने आपको बताया विल शैल भी क्या है, एक मॉडल है। और यहाँ पे हमने क्या बताया कि मॉडल के साथ V1 आएगी, लेकिन यहाँ पे वर्ब की हम आईएनजी फॉर्म कर रहे हैं, ये तो गड़बड़ हो जाएगी। तो क्या करेंगे भाई, विल और शैल को तो फर्स्ट फॉर्म चाहिए और कॉन्टिन्यूअस को आईएनजी फॉर्म चाहिए। तो अब हम एक ऐसा कुछ एडजस्टमेंट करना पड़ेगा, एक ऐसा तालमेल बिठाना पड़ेगा जिससे क्या विल शैल भी सेटिस्फाई हो जाए और आईएनजी फॉर्म भी सेटिस्फाई हो जाए। तो हम क्या करेंगे, यहां पर बी पुट कर देंगे, यानी कि अब हम हेल्पिंग वर्ब के रूप में क्या यूज करेंगे, विल बी और शैल बी। बात समझ आइए। देखिए विल शैल को क्या चाहिए था, V1 आ गया, कॉन्टिन्यूअस को क्या चाहिए, आईएनजी आ गई। बात समझ आई। अब कुछ वर्ड्स देखिए, कोई फ्यूचर का वर्ड और उसके साथ मिल जाए आपको, जैसे टुमारो, एट दिस टाइम, या एट दिस टाइम की जगह एट दिस मोमेंट भी हो सकता है। और टुमारो की जगह कुछ भी हो सकता है, लेकिन वो जो भी होगा फ्यूचर का होगा। बात समझ आ रही है। जैसे नेक्स्ट वीक एट दिस टाइम, नेक्स्ट मंथ, नेक्स्ट ईयर एट दिस मोमेंट। बात समझ आ रही है, बस इतना समझ रहे हैं आपने। अब देखिए इसका एक एग्जांपल देखते हैं, साथ में अफर्मेटिव स्ट्रक्चर क्या बनेगी वो भी देखते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया कि अफर्मेटिव सेंटेंस हमेशा स्टार्ट किससे होगा, सब्जेक्ट से। और सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब के बाद मेन वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट, और अगर कोई रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सेंटेंस है वो आ जाएगा। और सबसे जरूरी बात हमें याद रखना है कि लास्ट में क्या आएगा, फुल स्टॉप। बस ये बात हमें ध्यान रखनी है। अब देखिए बात करते हैं हेल्पिंग वर्ब की। देखिए हेल्पिंग वर्ब क्या है, हमारा टेंस बताएगा कि हेल्पिंग वर्ब क्या आएगी। टेंस क्या बता रहा है हमें, टेंस कह रहा है कि मैं हूं फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस। क्या हूं, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस। तो हमें पता होना चाहिए कि फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस के अंदर हम कौन सी हेल्पिंग वर्ब का यूज करते हैं। अभी मैंने बताया विल बी एंड शैल बी। क्या बताया मैंने, विल बी एंड शैल बी। और मेन वर्ब क्या यूज करेंगे, देखिए कॉन्टिन्यूअस आ गया, कॉन्टिन्यूअस के साथ हमेशा आईएनजी फॉर्म आएगी, चाहे आपका प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस हो, चाहे फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस हो, या फिर पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस हो। बात समझ आई। अब देखिए इसकी अगर हम नेगेटिव स्ट्रक्चर की बात करें तो वो क्या होगा, आप बना सकते हैं। मैंने पिछले वीडियो में कांसेप्ट क्लियर किया है कि नेगेटिव के लिए हमें क्या करना होगा। देखिए चाहे वाक्य आपका अफर्मेटिव हो चाहे नेगेटिव हो, स्टार्ट हमेशा किससे होगा, सब्जेक्ट से। सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब, और हेल्पिंग वर्ब के बाद हमें क्या लगाना होगा, नॉट। और नॉट के बाद हमारी मेन वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट, और लास्ट में क्या आएगा, फुल स्टॉप। ठीक है। अब देखिए हेल्पिंग वर्ब क्या हमारे पास, विल बी एंड शैल बी। लेकिन अब देखिए हमें क्या लगाना है, नॉट। अगर हेल्पिंग वर्ब हम ऐसे पुट करते हैं, विल बी एंड शैल बी, तो क्या बन जाएगा, सब्जेक्ट प्लस विल बी या शैल बी प्लस नॉट प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। नहीं, ऐसे नहीं होगा। मैंने पिछली वीडियो के अंदर बताया था कि हमें नॉट लगाना हो या फिर हेल्पिंग वर्ब को आगे ले जाना हो, हमेशा हम क्या करेंगे, अगर एक से ज्यादा हेल्पिंग वर्ब आती है तो जो पहले वाली हेल्पिंग वर्ब होती है, पहले वाली क्या है यहाँ पे, जैसे विल एंड शैल, तो अगर नोट लगाएंगे तो कहां लगाएंगे, हम नोट लगाएंगे यहां पर विल और शैल के बाद। बात समझ आई। और उसके बाद क्या लगाएंगे, बी। फिर हमारी मेन वर्ब क्या आएगी, आईएनजी फॉर्म। क्या आएगी, आईएनजी फॉर्म। और उसके बाद ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क, सब्जेक्ट हमारा यहां आ जाएगा। बात समझ आई। मैंने ये बता दिया है कि विल कहां आएगा और
शैल कहाँ आएगा, इसके बाद नॉट फिर बी आएगा। बस ये ध्यान रखना है कि नॉट कहाँ आएगा, विल और शैल के बीच में आएगा। कहाँ आएगा, विल और शैल के बीच में नॉट आएगा। बस ये चीज हमें थोड़ी ध्यान रखनी है। उसके बाद आईएनजी फॉर्म और ऑब्जेक्ट आ जाएगा। अब इन दोनों का एक एक एग्जांपल देखते हैं, अच्छे से क्लियर करते हैं इसे। देखिए क्या लिखा मैंने कि मैं कक्षा में पढ़ रहा हूंगा। वाक्य का नेचर क्या है, वाक्य का नेचर आप देखोगे तो अफर्मेटिव है। क्यों, क्योंकि इसके अंदर पॉजिटिव सेंस आ रहा है, नेगेटिव सेंस नहीं आ रहा। जिस वाक्य के अंदर पॉजिटिव सेंस आए वो हमारा होगा अफर्मेटिव, और जिस वाक्य के अंदर नेगेटिव सेंस आए वो होगा हमारा नेगेटिव। बात समझ आ रही है। अब देखिए इसे हम ट्रांसलेट करते हैं इंग्लिश के अंदर क्या होगा। अभी हमने सीखा कि अफर्मेटिव सेंटेंस हमेशा स्टार्ट किससे होगा, सब्जेक्ट से। और सब्जेक्ट होता है काम को करने वाला, जिसे हम डूअर बोलते हैं। कि काम क्या है इसके अंदर, काम है पढ़ना, और पढ़ने का काम करेगा कौन, मैं। और मैं को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, आई। ठीक है, तो देखिए आई क्या होता है, आई होता है पर्सनल प्रोनाउन का फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन होता है। बात समझ में आई। हाँ, आई के साथ क्या आएगा, शैल आएगा। ये मैंने अपनी पिछली वीडियो में बताया था कि जो शैल है वो हमेशा आएगा आई एंड वी के साथ, और बाकी सभी के साथ क्या आएगा, विल आएगा। इतना ध्यान रखिएगा। अब देखिए हम यहां पे क्या पुट करेंगे, शैल, आई शैल, इसके बाद बी, क्योंकि अफर्मेटिव है तो इसलिए हमें क्या, ये पूरी हेल्पिंग वर्ब यहां पे रखनी पड़ेगी। आई शैल बी, मेन वर्ब क्या है, पढ़ना, और पढ़ने को क्या बोलते हैं, रीड। तो रीड के साथ आईएनजी लगा देंगे तो क्या बनेगा, आई शैल बी रीडिंग in the class, I shall be reading in the class। बात समझ आई। I shall be reading in the class, मैं क्लास में या मैं कक्षा में पढ़ रहा होऊंगा। बात समझ आ रही है। हो सकता है कि किसी ने पूछा होगा भाई तू कल क्या कर रहा होगा, तू कहाँ होगा, तो उसने बोला आप मुझसे मिल लीजिएगा, मैं कक्षा में पढ़ रहा हूँ। ठीक है, ये एक इमेजिनेशन हम ऐसा देख रहे हैं कि ऐसा हो सकता है। ठीक है, तो इमेजिनेशन के लिए, कल्पना के लिए भी इस टेंस का हम यूज करते हैं कि फ्यूचर में कोई काम हो रहा होगा, ये बताने के लिए। बात समझ आई। अब इसका हम नेगेटिव बनाते हैं तो नेगेटिव क्या बनेगा, देखिए कि मैं कक्षा में नहीं पढ़ रहा हूँ। यहाँ पे मैं सब्जेक्ट चेंज कर देता हूं। सब्जेक्ट मैं ले लेता हूं श्याम कक्षा में नहीं पढ़ रहा होगा। ठीक है, तो अब देखिए क्या बनेगा, ये देखिए काम को करने वाला, काम क्या है, पढ़ना। अब यहाँ पे काम को करेगा या काम को नहीं करेगा कौन, श्याम। तो हमारा सब्जेक्ट कौन हुआ, श्याम। तो मैं यहाँ पे श्याम लिख देता हूं, श्याम। अब देखिए मेन यही देखना है हमें कि यहाँ विल आएगा या शैल आएगा। देखिए मैं बार बार चीज को रिपीट कर रहा हूं कि हमेशा आई और वी के साथ ही शैल आएगा, बाकी सभी के साथ विल आएगा। इस बात को आप ध्यान रखिएगा, लिख लीजिएगा अब तक आपने अगर ऐसा नहीं लिखा है तो, कि आई और वी के साथ हम शैल का यूज करेंगे और बाकी सभी के साथ विल का यूज करेंगे। हालांकि आजकल जो मॉडर्न इंग्लिश चल रही है उसके अंदर क्या है, सभी सब्जेक्ट के साथ क्या हम विल का यूज करते हैं, लेकिन जब उसका इंटेरोगेटिव बनाते हैं तब हम शैल का ही यूज करेंगे। ठीक है, तो अगर यहाँ पे हम विल लगाते हैं, यहाँ पे तो विल लगेगा, अगर यहाँ पे भी हम विल लगाते हैं तो वो हमारा गलत नहीं होगा। बात समझ में आई है। लेकिन इसका अगर हमें इंटेरोगेटिव बनाना होगा तब हमें आई और वी के साथ शैल ही लगाना पड़ेगा, तब हम विल आई या शैल आई नहीं लगा सकते। इतनी बात ध्यान रखिएगा। अब देखिए अब क्या लिखूंगा मैं यहाँ पे, विल और श्याम विल। अब मुझे क्या करना होगा, नेगेटिव बनाना है तो मुझे नॉट लगाना पड़ेगा। यहाँ पे क्या लिखूंगा मैं, नॉट आई विल, सॉरी श्याम विल नॉट बी। हाँ, बस ये थोड़ा सा ध्यान रखने वाली बात है। ठीक है, श्याम विल नॉट बी रीडिंग, काम की कॉन्टिन्यूटी की बात कर रहा है इसलिए हमने रीडिंग लगाया यहां पे, इन द क्लास। श्याम विल नॉट बी रीडिंग इन द क्लास। इसका एरर क्या बनता है, एरर यही बनता है कि वो यहां पे इस तरीके से दे सकता था, विल बी नॉट। बात समझ में आ रही है, ये इसका एरर है और ऐसा नहीं होगा। बस ये हमें ध्यान रखना है कि ऐसा नहीं होगा। ठीक है, देखिए इंटरोगेटिव दो तरह से बनेंगे, एक तो यस नो टाइप वाले और दूसरे होंगे WH टाइप वाले, यस नो टाइप एंड WH टाइप।
देखिए यस नो टाइप जो होगा वो हमारा स्टार्ट होगा हेल्पिंग वर्ब से। किससे स्टार्ट होगा? हेल्पिंग वर्ब से। तो देखिए हेल्पिंग वर्ब क्या है यहाँ पे? विल बी एंड शैल बी। लेकिन अभी हमने देखा, क्या देखा कि यहाँ पे दो हेल्पिंग वर्ब है, तो क्या हम पूरी हेल्पिंग वर्ब को आगे लेके आएंगे? नहीं, हम हमेशा विल शैल यानी कि जो हमारा एक पार्ट है, जो फर्स्ट पार्ट है ना, उसको ही हम आगे लेके आएंगे। तो क्या हो जाएगा? विल या फिर शैल। अब क्या आएगा? अब आएगा सब्जेक्ट। सब्जेक्ट और सब्जेक्ट के बाद हम क्या पुट करेंगे? बी। बस ये थोड़ा हमें समझना है, ठीक है। बी के बाद वही सेम है, मेन वर्ब की आईएनजी फॉर्म आ जाएगी और ऑब्जेक्ट। अब ध्यान रखना है, इंटेरोगेटिव की लास्ट में क्या आएगा? साइन ऑफ इंटेरोगेशन। बात समझ आई? और हम डब्ल्यूएच की बात करते हैं तो क्या होगा? देखिए पर्टिकुलर डब्ल्यूएच वर्ड हमें दिया जाएगा और डब्ल्यूएच के बाद सेम यही स्ट्रक्चर फॉलो होगी। क्या होगा कि डब्ल्यूएच के बाद हेल्पिंग वर्ब आ जाएगी और हेल्पिंग वर्ब भी मैंने बताई क्या आएगी? जो फर्स्ट पार्ट होता है हेल्पिंग वर्ब का, ठीक है, वो आएगा। उसके बाद सब्जेक्ट और सब्जेक्ट के बाद बी, ठीक है। इस चीज को ध्यान रखना आप। बी के बाद आईएनजी फॉर्म और ऑब्जेक्ट और लास्ट में क्या आ जाएगा? साइन ऑफ इंटेरोगेशन। अब हम इनके एग्जाम्पल देखते हैं, लेकिन एग्जाम्पल से पहले मैं आपको एक कंडीशन देता हूं, आपको सिर्फ इमेजिन करना है, ठीक है। देख लीजिए, मान लीजिए कि दो फ्रेंड बैठे आपस में बात कर रहे हैं किसी तीसरे फ्रेंड के बारे में। जो दो फ्रेंड है उनका नाम है राम एंड श्याम, और तीसरा जिसके बारे में वो बात करना चाहते हैं उसका नाम है रवि। क्या नाम है? रवि। तो राम श्याम से क्या कह रहे हैं कि श्याम, क्या रवि पढ़ रहा होगा? क्या रवि पढ़ रहा होगा? तो देखिए कहीं ना कहीं एक कल्पना है ना, बात समझ आ रही है? तो इसका जवाब क्या देगा? या तो हाँ या फिर ना। और जिसका जवाब हमें हाँ या ना में मिले उसे हम किससे बनाएंगे? हेल्पिंग वर्ब से बनाएंगे। बात समझ आ रही है? और उसको बोल क्या देते हैं हम? यस नो टाइप बोल देते हैं, ठीक है। तो एग्जांपल देखिए, जैसे मैं ये लिख लेता हूं कि होगा, क्या रवि पढ़ रहा होगा। बात समझ आई? अब देखिए इसका जवाब हाँ या ना मिल रहा है तो हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट करेंगे। और मैंने अपनी पिछली वीडियो में बताया था कि जब हमें हेल्पिंग वर्ब पुट करना हो तो हम डायरेक्ट हेल्पिंग वर्ब पुट नहीं करेंगे, हम क्या करेंगे? हेल्पिंग वर्ब के लिए स्पेस छोड़ेंगे। क्यों? हमें पता है कि हेल्पिंग वर्ब किसके अकॉर्डिंग आती है? सब्जेक्ट के अनुसार। किसके अनुसार आती है? सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आती है। इसलिए क्या करेंगे? हेल्पिंग वर्ब के लिए स्पेस छोड़कर हम सब्जेक्ट को आइडेंटिफाई करेंगे। सब्जेक्ट क्या होता है? सब्जेक्ट होता है काम को करने वाला। काम क्या है? पढ़ना। और पढ़ना क्यों? कौन पढ़ेगा? रवि। डूअर कौन है? रवि। तो यहाँ पे सब्जेक्ट हमें क्या मिला? रवि। अब देखिए हमने सीखा है कि आई और वी के साथ शैल लगाना, बाकी सब के साथ विल लगाना है। तो यहां पे हम क्या पुट कर देंगे? विल। बात समझ आई? अब देखिए बी कहां लगेगा? बी लगेगा सब्जेक्ट के बाद। तो सब्जेक्ट हमें मिल गया। अब हम क्या लगाएंगे यहां पे? बी। बी के बाद आईएनजी फॉर्म। आईएनजी फॉर्म किसकी लगेगी? पढ़ना। पढ़ने को इंग्लिश में बोलते हैं रीड, और रीड की आईएनजी फॉर्म क्या बन जाएगी? रीडिंग। विल रवि बी रीडिंग? क्या रवि पढ़ रहा होगा? बात समझ आ रही है? इसी का अगर आप डब्ल्यूएच टाइप बनाना होता तो वो क्या बनता? जैसे कि रवि क्यों पढ़ रहा होगा। देखिए इसका जवाब तो हम हाँ या ना में नहीं दे सकते ना, हमें कोई कारण तो बताना पड़ेगा, ठीक है। तो देखिए इसको हम स्टार्ट करेंगे डब्ल्यूएच से। डब्ल्यूएच से करने से पहले हमें देखना पड़ेगा कि इसके अंदर प्रश्नवाचक शब्द कौन सा है। इसे हम दोबारा पढ़ेंगे, रवि क्यों पढ़ रहा होगा। तो प्रश्नवाचक शब्द क्या मिला? क्यों। अब हमें देखना पड़ेगा क्यों को इंग्लिश में क्या कहते हैं? को इंग्लिश में कहते हैं वाई। क्या कहते हैं? वाई। तो देखिए डब्ल्यूएच वर्ड आ गया। अब डब्ल्यूएच वर्ड के बाद हम क्या लगाएंगे? विल या शैल यानी कि हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे। लेकिन मेरे फ्रेंड्स अभी मैंने आपको बताया कि हमें क्या करना है? हेल्पिंग वर्ब के लिए सिर्फ जगह छोड़नी है, सिर्फ स्पेस दे देना है। अब बात करेंगे हम किसके बारे में? सब्जेक्ट के बारे में। सब्जेक्ट कौन है? रवि। तो सब्जेक्ट क्या आया हमारा? रवि। अब हमें पता है रवि के साथ क्या आएगा? विल। क्या आएगा? विल। तो यहां पे हम क्या पुट कर देंगे? विल। वाई विल रवि। अब क्या आएगा? बी। Why will Ravi be reading? Reading. क्या बना सेंटेंस? कि Why will Ravi
बी रीडिंग, कि रवि क्यों पढ़ रहा होगा। इतनी बात समझ में आई। अब एक हु का पर्टिकुलर एक स्ट्रक्चर है, वो क्या है मैं आपको वो और बताता हूं। देखिए हु का प्रयोग अपने क्यों करते हैं, हु का प्रयोग अपने करते हैं सब्जेक्ट को जानने के लिए। किसको जानने के लिए? सब्जेक्ट को जानने के लिए। बात समझ आई? इस चीज को जरा ध्यान रखना कि हु का प्रयोग अपने क्यों करते हैं? सब्जेक्ट को जानने के लिए। अब देखिए डब्ल्यूएच स्ट्रक्चर मैंने आपको क्या बताई थी, डब्ल्यूएच स्ट्रक्चर हमेशा स्टार्ट होती है डब्ल्यूएच से, उसके बाद आती है हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद आता है सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब, उसके बाद ऑब्जेक्ट, और फिर लास्ट में क्या आ जाता है? क्वेश्चन मार्क। अब इसे हम हु में देखते हैं, हु के अंदर किस तरीके से यूज होगी। देखिए डब्ल्यूएच वर्ड क्या है हमारा? हु, हु के बाद हेल्पिंग वर्ब। अब देखिए हमने डब्ल्यूएच वर्ड क्या यूज किया है? हु। और अभी मैंने बताया कि हु का प्रयोग अपने क्यों करते हैं? सब्जेक्ट को जानने के लिए। अगर हमारे पास सब्जेक्ट होगा तो क्या हम हु का प्रयोग करेंगे? बात समझ में आ रही है? अगर हमारे पास सब्जेक्ट है तो हम हु का प्रयोग करेंगे क्या? अगर हमारे घर पे दूध है तो क्या हम पड़ोसियों से मांगने जाएंगे क्या? नहीं ना, हम वही चीज मांगने जाएंगे जो हमारे पास नहीं है। बात समझ आ रही है? तो हम क्या करेंगे, इसके अंदर हेल्पिंग वर्ब के जस्ट बाद क्या करेंगे, जो मेन वर्ब होगी उस मेन वर्ब को पुट करेंगे, और मेन वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट, उसके बाद रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सेंटेंस, और फिर क्वेश्चन मार्क। इतनी बात समझ आई? बस इस चीज को आपने समझना है। हु के अंदर सिर्फ इतना सा ही डिफरेंस है कि बाकी जो डब्ल्यूएच वर्ड होते हैं उसके अंदर हम क्या करते हैं, हेल्पिंग वर्ब के बाद सब्जेक्ट लगाते हैं, लेकिन हु के अंदर हम क्या करते हैं, हेल्पिंग वर्ब के जस्ट बाद हम मेन वर्ब लगाते हैं। एग्जांपल देखिए, जैसे कौन कल इस वक्त पढ़ रहा होगा, या ऐसे ही बन सकता था कि इस वक्त कल कौन पढ़ रहा होगा। ठीक है, हिंदी में हम ऐसे भी बना सकते हैं, लेकिन देखिए सबसे पहले कौन आ गया, हमें पता है कौन को इंग्लिश में क्या कहते हैं, हु। अब देखिए एक चीज, अब देखिए काम क्या है इसके अंदर, पढ़ना। अब पढ़ेगा कौन? क्या इस सेंटेंस में पता चल रहा है कि पढ़ने का काम कौन करेगा? नहीं। तो हमें पता है जो काम करने वाला होता है वही हमारा क्या होता है, सब्जेक्ट। इस सेंटेंस के अंदर क्या नहीं है, सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट का पता लगाने के लिए अपने किसका यूज करेंगे, हु का। बस ये चीज आपके माइंड में रहनी चाहिए कि सब्जेक्ट का पता लगाने के लिए हु का प्रयोग करेंगे। ठीक है, अब देखिए हु के बाद क्या करेंगे, हेल्पिंग वर्ब। क्या करेंगे, हेल्पिंग वर्ब। तो हेल्पिंग वर्ब क्या आ जाएगी हमारी, विल। अब एक चीज बताइए, हम पहले क्या कर रहे थे कि सब्जेक्ट के बाद बी लगा रहे थे। अब सब्जेक्ट तो हमारा है ही नहीं, तो क्या करेंगे, बी हम यहां साथ ही लगा देंगे विल के साथ। बात समझ आई? हु विल बी। अब मेन वर्ब क्या हो जाएगी, पढ़ना। पढ़ने को बोलेंगे रीड, कॉन्टिन्यूअस है इसलिए क्या करेंगे, आईएनजी लगा देंगे। हु विल बी रीडिंग, कब, इस वक्त। कब, कल इस वक्त, यानी कि टुमारो एट दिस टाइम। टुमारो एट दिस टाइम। तो सेंटेंस क्या बना हमारा, देखिएगा कि हु विल बी रीडिंग टुमारो एट दिस टाइम, कल इस वक्त कौन पढ़ रहा होगा। बात समझ आई है? तो ये हु का एक स्पेशल यूज था।